करता हूं। मुझे जाने क्यों वीर वक्तव्य के लिए अंसारी जी और विद्याधर जी आदि या शायद जो सुषमा में शामिल हो, इन लोगों ने षड्यंत्र करके मेरा नाम रख लिया। अन्यथा मैं बार बार यही कह रहा था कि मैं श्रोता के रूप में ये सोचता हूँ शायद ये भाग जाएगा, लेकिन मैं बता दूं, आप जानते हैं मैं कार्यक्रम में आरंभ होने से पहले और समाप्त होने के बाद तक उपस्थित रहता हूँ। इसलिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं था कि मुझे आप बोलने के लिए यहाँ खड़ा करते, लेकिन जब आपका आदेश हुआ है तो उसका कुछ तो पालन करना जरूरी है। तो इस सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर गोपाल शर्मा जी, जिनका शायद विधिवत परिचय वगैरह दिया जाएगा, हम इन्हें या इनकी उपस्थिति मात्र से भी कई बार ये सोच लेते हैं कि कार्यक्रम हमारा अंतर्राष्ट्रीय हो गया, और ऐसे यहाँ कई लोग हैं। लेकिन ये शायद सबसे ज्यादा समय तक 14 साल तक विदेशों में 5 यूनिवर्सिटियों में पढ़ा करके आए हैं, और कम से कम 5 किताबें तो ये हमेशा अपने बैग में अपनी एक रखते ही हैं। अगर मैं अभी इनकी तलाशी लूं, लाइए इनके झोले में 5-7 इनकी अपनी। देखिए, आज के इस विषय के हिसाब से राजभाषा हिंदी विचार और विश्लेषण, प्रोफेसर गोपाल शर्मा। अभी अभी राष्ट्रपति बनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, हिंदी में किताब। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, अंग्रेजी में किताब। ये किताब 6 भाषाओं में आ चुकी है। और जिस किताब का अभी तक लोकार्पण नहीं हुआ, मैं आपको दिखा रहा हूं, भारत गौरव ऋषि सुनक। ये ऋषि सुनक, राइज ऑफ ऋषि सुनक नाम से अंग्रेजी में भी किताब आ चुकी है। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे इस सत्र की अध्यक्षता जो विभूति कर रहे हैं, ठीक है, इनकी उपस्थिति वास्तव में हमारे लिए, इनकी उपस्थिति में वक्तव्य देना हमारे लिए गौरव का विषय है। इसलिए मैंने ये छोटा सा आपको लगे भले ही कि मैंने एक प्रहसन जैसा प्रस्तुत किया, लेकिन ये परिचय मुझे लगा कि मैंने इनके थैले में जब ये भोजन करने गए हुए थे झांक के देख लिया कि ये अंसारी जी को देने के लिए कौन कौन सी किताबें लाए हैं और देने में संकोच कर रहे हैं। खैर, जब ये देंगे तब देंगे। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान आदरणीय प्रोफेसर करण सिंह ऊटवाल जी, आदरणीय डॉक्टर बेला जी, आदरणीय, अरे नाम दिला दो, माधुरी जी, कैसे क्या नाम, कामेश्वरी जी। अब देखिए, इसका अर्थ ये नहीं कि वो बूढ़ा हो गया, उसमें मैं तैयार करके नहीं खड़ा हुआ हूँ, तैयारी से। कोकिला जी, आपका नाम सही याद है, और शक्ति का नाम भूल जाएंगे तो हम शक्तिहीन हो जाएंगे। और हम यहीं से आज की बात शुरू करना चाहते हैं। आगे भी बैठे हुए आप तमाम विद्वानों और विदुषियों को मैं विनय पूर्वक प्रणाम करता हूँ, और इस सत्र का या पूरे कार्यक्रम का भी एक प्रकार से बड़ा सुंदर संयोजन संचालन करने में जो लोग शामिल हैं, डॉक्टर विद्याधर जी से लेकर के और डॉक्टर सुषमा तक, आप सबका मैं अभिवादन अभिनंदन भी करता हूँ। बिल्कुल वो लोग आतंकित न हो, आशंकित न हो, जो ये समझते हैं कि मैं बीज वक्तव्य के नाम पर घंटा भर बोलता हूँ।
आज ऐसा नहीं करूंगा। बीज के नाम पे वट वृक्ष। हाँ, वो आज ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि हाँ, हमारे डॉक्टर घनश्याम जी भी सामने बैठे हुए हैं, तो बहुत डर करके यहाँ ऐसी ऐसी हस्तियां बैठी हैं जिनसे बहुत डर के बोलना पड़ता है। खैर मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम जो औपचारिक सत्र थे, यानी उद्घाटन का औपचारिक सत्र पूरा करके अब इस तकनीकी सत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो एक बार हम जान लें कि हम आज किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जो विषय दिया गया है वह है, एक तो विश्व हिंदी दिवस का विशेष संदर्भ है, और दूसरी चीज है हिंदी के संवर्धन में हिंदीतर विद्वानों का योगदान। आप सभी लोग इसके किसी न किसी पक्ष पर यहाँ प्रकाश डालेंगे ही। मैं अपने वक्तव्य को इसीलिए दो हिस्सों में आपके सामने बहुत संक्षेप में रखूंगा। पहला हिस्सा जो है वह है विश्व हिंदी दिवस या विश्व भाषा हिंदी की अवधारणा और स्थिति से संबंधित है। अब ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम जनभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा इत्यादि की चर्चा करते हुए और विश्व भाषा तक पहुंचे। सीधी सी बात यह है कि 1975 में आज ही के दिन यानी 10 जनवरी को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन आरंभ हुआ था। अब तक मेरे ख्याल से 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं दुनिया भर में, और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में इस वर्ष प्रस्तावित है। मित्रों, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में जो संकल्प लिए गए उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण और एक प्रकार से विश्व हिंदी सम्मेलन करने का जो प्रयोजन है वह इस रूप में व्याख्यायित किया गया कि हिंदी को, अब जो उसे आप भारत की डैश 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 भाषा कह लें, जो भी बहुत सारे उसके साथ हम विशेषण लगाने के आदी हैं, तो यह हिंदी विश्व की भाषा बने। और विश्व की भाषा का यहां तात्पर्य है कि वह संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बने। हम लोग थोड़े से गलत फहमी में हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि पिछले दिनों हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की भाषाओं में शामिल कर लिया गया। वो जो संयुक्त राष्ट्र की भाषाओं में शामिल कर लेना है वह अधिकृत भाषा होना नहीं है, अभी नहीं हुई। उसके लिए अभी बड़े प्रयास की, कूटनैतिक प्रयास की भी और आर्थिक प्रयास की भी आवश्यकता होगी, और निश्चय ही हम समझते हैं कि भारत की सरकार जो है इसके प्रति बहुत जागरूक है। जो विभिन्न स्थितियां हैं पूरी दुनिया में हिंदी के पठन पाठन की, हिंदी के बोलने की, हिंदी तर लोगों के, चाहे वो भारत में चाहे भारत के बाहर हिंदी का प्रयोग करने की, वे सारी परिस्थितियां इसके अनुकूल हैं कि अभी यह जो कंफ्यूजन होता है, अभी उद्घाटन भाषण में कहा गया कि हिंदी दुनिया की तीसरी भाषा है। संयुक्त राष्ट्र ऐसा ही मानता होगा, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है, क्योंकि समस्या यह है कि संयुक्त राष्ट्र के यहां हिंदी की परिभाषा क्या है? क्या उसमें हिंदी की वे तमाम बोलियां शामिल हैं जिनसे हिंदी भाषा पूरी पुष्ट होती है? क्या उसमें वह उर्दू शामिल है जिसे हम हिंदी की एक शैली कहते हैं? जब आप इन सब बोलियों और शैलियों को एक स्थान पर जोड़ लेंगे तो हिंदी विधिवत सर्वेक्षणों से सिद्ध किया जा चुका है कि दुनिया की सर्वाधिक समझी बोली जाने वाली या प्रयोग की जाने वाली भाषा सिद्ध होती है। यानी मंदारिन और अंग्रेजी संख्या की दृष्टि से हिंदी से पीछे रह जाती है। ये इसलिए
यह कहना कि हिंदी तीसरे या चौथे स्थान पर है, यह उन विद्वानों के प्रयासों को झुठलाने के समान है जिन्होंने कई दशकों तक शोध करके ये सिद्ध किया है कि हिंदी विश्व की सर्वाधिक प्रयुक्त की जाने वाली भाषा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अब दो स्थितियां हो गई। एक तो यह कि क्या कोई दुनिया भर के सबसे ज्यादा संख्या के द्वारा बोले जाने से कोई भाषा विश्व भाषा हो जाती है, या संयुक्त राष्ट्र में जाने से विश्व भाषा हो जाती है? संयुक्त राष्ट्र में जाने से तो तकनीकी रूप से आप कह सकते हैं कि विश्व भाषा कही जाए, लेकिन विश्व भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने के लिए किसी भी भाषा को शक्ति की भाषा बनना जरूरी है। हम अपने यहां ही अभी तक हिंदी को शक्ति की भाषा नहीं बना पा रहे। एक नहीं, 5 इस तरह की दिशाएं हैं जहां हमें हिंदी को अपने यहां भी और बाहर भी मजबूत करने की जरूरत है। उसमें पहली चीज है भूगोल। आप हिंदी के माध्यम से दुनिया के गोले पर कितनी दूर तक यात्रा कर सकते हैं हिंदी की सहायता से। आपको कोई और दूसरी भाषा ना आती हो, हिंदी की सहायता से, अकेले हिंदी की सहायता से भारत की सीमाओं के बाहर जाकर के पूरी दुनिया में आप कितनी दूर तक, कहां तक यात्रा कर पाते हैं। जिस दिन जितना बड़ा ये आपका मैप बनता जाएगा उतनी आपकी भाषा शक्तिशाली होती जाएगी। वरना सशक्त नहीं है, और अगर आप सशक्त नहीं हैं तो कोई आपकी भाषा क्यों बोलेगा, क्यों सीखेगा? आप दुनिया को ये भरोसा दिलाइए कि तुम्हारे पास हिंदी है, वो पूरी दुनिया में घूम सकते हो। अभी हमने देखा ना, कई लोग शर्मिंदा हो रहे थे जब मुखिलोवा इतनी बढ़िया हिंदी बोल रही थी, या इमरती बंगा। यहां रहकर के आप देखिए, हमारे यहाँ विद्यार्थी जब आते हैं डॉक्टर साहब और उनसे पूछते हैं कि आप किस विषय पर पीएचडी करना चाहते हैं, तो आज के उपन्यास और कहानियों पर काम करना चाहते हैं, कविता पर नहीं करना चाहते। और कविता मध्यकालीन कविता पर, लेकिन इमरती बंगा मध्यकालीन कविता पर काम करते हैं। घनानंद को खोज करके और अपनी भाषा हंगेरियन में लेकर के जाते हैं, हंगरी में लेकर जाते हैं। या मुखिलोवा, इन्हें आप देखें, मध्यकाल के पूरे साहित्य की बात, ब्रजभाषा के साहित्य की बात वो आपसे कर रही है। कहां है हमारी हिंदी, और कहां हम हिंदी सीखने वाले और हिंदी वाले हैं? वहां तो अब हम तो कहते हैं भाई खड़ी बोली इतनी तारीख से शुरू हुई, वो तो खड़ी बोली से पहले की बात कर रहे हैं। तो हिंदी का ये जो इतना बड़ा प्रसार है और वह बाहर जा रहा है, विश्व भर में जा रहा है, यह उसकी अकादमिक और साहित्यिक शक्ति है। लेकिन इस अकादमिक और साहित्यिक शक्ति के अलावा भी उसे अर्थव्यवस्था की दूसरी जो कसौटी है, भूगोल के बाद अर्थव्यवस्था। अगर आपकी इकोनॉमी मजबूत है, आप बार बार कह रहे हैं कि हम दुनिया की तीसरी चौथी कौन सी अर्थशक्ति बन गए हैं और आगे जाकर के कुछ वर्षों में हम इतनी बन जाएंगे, इतनी बड़ी जनसंख्या है तो बन ही जाएंगे गिनती में। लेकिन सवाल इस चीज का है कि यदि आप अर्थशक्ति हैं तो क्या दुनिया से आप अपनी भाषा में व्यापार व्यवसाय करते हैं? जो लिटरेचर आता है किसी प्रोडक्ट के साथ चीन से, वो चीन की भाषा में आता है, जापान से आता है, जापान की भाषा में आता है, रूस से आता है, रूस की भाषा में आता है। मेरे यहाँ की टेक्नोलॉजी और मेरे यहाँ की टेक्नोलॉजी के साथ जाने वाली भाषा, मेरा जो व्यापार व्यवसाय है वो मैं कब हिंदी में शुरू करूंगा, कब मैं दुनिया से कहूंगा अगर आपको मेरे साथ व्यवसाय करना है तो भैया मेरा तो लैपटॉप, मेरा कंप्यूटर, मेरा मोबाइल, ये सब हिंदी में काम करते हैं और तुम हिंदी सीखो, और दुनिया इसके लिए तैयार है। लेकिन वो बीच बीच में देखती है, जैसा अभी हमारे वक्ताओं ने यहाँ कहा कि हम लोग अपनी हिंदी का खुद सम्मान करना नहीं जानते। तो खैर दूसरी चीज है अर्थव्यवस्था।
भूगोल, अर्थव्यवस्था। तीसरी चीज है संप्रेषण। संप्रेषण के जितने विविध रूप हो सकते हैं उन सब में हमें अपनी भाषा को स्थापित करना है। निश्चित रूप से पिछले 20-22 वर्षों में बड़ी प्रगति इस क्षेत्र में हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ज्ञान और मीडिया के क्षेत्र में क्या हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल बहसों की भाषा हिंदी है? कितनी बहसें हैं। एक आदमी यहां खड़ा होकर के कहता है कि मैं वैज्ञानिक विषयों पर आपसे बात करना चाहता हूं, लेकिन उसे हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। हिंदी में हम बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हिंदी के माध्यम से दुनिया के समस्त ज्ञान को अभिव्यक्त किया जा सके, उस पर विमर्श चलाया जा सके, यह भूमिका कौन निभाएगा? क्या हिंदी के पास इतनी ताकत है? ताकत तो है, लेकिन जज्बा चाहिए। वो कहां है? हम स्विच ओवर नहीं करना चाहते। बार बार हमारे संविधान ने ये कहा कि आजादी से पहले तक जिन जिन प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता था, आजादी के बाद उन स्थानों पर हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। अब वो कब गा है हम नहीं जानते। वो 15 साल भी जाने कब के बीते जा रहे हैं। और पांचवी चीज है कूटनीति, डिप्लोमेसी। हम अपनी, अगर हम ताकत हैं, हम कूटनीतिक ताकत हैं, हम सामरिक ताकत हैं, हम आर्थिक ताकत हैं, तो हमारे पास अपनी भाषा में बात करने का आत्मविश्वास होना चाहिए। केवल इतना काफी नहीं है कि हमारे कोई बड़े नेता यूएनओ में कभी एक बार जाकर के 2 बार जाके हिंदी में बोल करके आ जाएं। नहीं, सारी डिप्लोमेटिक चर्चाएं मेरी भाषा में होंगी और आप अपने साथ अपना अनुवादक लेके आएंगे। ये हम कब कह सकेंगे? अब हम अपने साथ अनुवादक लेके जाते हैं किसी तीसरी भाषा से अनुवाद के लिए। तो जब इन 5 क्षेत्रों में भूगोल, अर्थव्यवस्था, संप्रेषण, ज्ञान और मीडिया तथा कूटनीति, इन 5 क्षेत्रों में आप अपनी भाषा को स्थापित कर दें दुनिया में, और दुनिया आपकी भाषा को सीखने के लिए लालायित हो कि अगर हमें दुनिया में रहना है तो हमें ये भाषा सीखनी चाहिए। जैसे आज आप कहते हैं एक विशेष भाषा का नाम लेकर के, हालांकि वो दुनिया के ज्ञान की खिड़की नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दुनिया में रहना है तो ये भाषा जरूर आनी चाहिए। ये होना चाहिए, अगर दुनिया में है तो हमें हिंदी आनी चाहिए। ये भाव अगर पैदा हो तब तो विश्व भाषा है हिंदी, वरना तो भैया ऐसा है ढोल बजाते रहिए और 20 आदमी बैठ करके विश्व भाषा कर दिए। ये एक बात। दूसरी बात, बड़े संक्षेप में मेरा धर्म है कि मैं हिंदी के संवर्धन में हिंदीतर विद्वानों के योगदान की चर्चा करूं। यहाँ विद्याधर जी से बात हो रही थी कि भाई हिंदी स्तर का हम क्या अर्थ लेंगे, तो हम इसको थोड़ा सा विस्तारित कर रहे हैं कि हिंदीतर का अर्थ, हिंदीतर में भारतीय जो हिंदीतर भाषी हैं उसके साथ साथ विदेशी विद्वान भी शामिल हैं। वे भी तो हिंदीतर है ना, हिंदीतर भारतीय भाषी और हिंदीतर विदेशी विद्वान। हिंदीतर विदेशी विद्वानों का भी बड़ा योगदान है। प्रोफेसर इसकी तरफ जरूर इशारा करेंगे, मैं उस विषय को छोड़ देता हूं। मैं केवल आपके सामने एक एक बिंदु के रूप में, यानी फ्रैक्शन ऑफ मिनट जिसे कहते हैं, उसमें 10 दिशाएं इस विषय की रखूंगा। हमारे यहाँ 10 दिशाओं का विधान है, इसलिए मैंने यहाँ 10 दिशाएं नोट की। पहली चीज तो यह कि संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा इत्यादि के क्षेत्र में हिंदी को प्रतिष्ठित करने के लिए भारत के और भारत से बाहर के हिंदीतर विद्वानों के योगदान का आकलन किया जाना जरूरी है। और ये लंबे समय से किया जा रहा है। आप लोग जो अपने वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत करेंगे, निश्चय ही इस विषय को कोई ना कोई छुएगा जरूर। दूसरी चीज है हिंदी प्रचार और प्रशिक्षण के क्षेत्र में
हिंदीतर भाषियों का योगदान। हिंदीतर भाषियों ने हिंदी को प्रचारित प्रसारित करने के लिए और हिंदी का प्रशिक्षण जो है उसे अपने क्षेत्र में सुलभ बनाने के लिए क्या क्या कार्य किया है। हम जानते हैं क्या कि ऐसे कौन कौन प्रचारक और प्रशिक्षक हिंदीतर भाषी हमारे क्षेत्र में हुए हैं? अगर नहीं जानते तो हमें उन्हें जानना चाहिए। कम से कम 100 साल से ज्यादा का तो वैसे भी हमारे यहाँ हिंदी प्रचार का इतिहास हो चुका है। फिर एक बड़ा क्षेत्र है अंसारी सर, पाठ्य पुस्तक रचना का क्षेत्र। यानी जब दक्षिण में और पूर्वोत्तर में हिंदी का प्रचार और पठन पाठन आरंभ हुआ तो ये पाया गया कि जो पुस्तकें, ये जो ए कोर्स होता है उसकी जो किताबें हैं वे इन हिंदीतर क्षेत्रों के किसी काम की नहीं है। हिंदीतर क्षेत्रों के लिए पाठ्य पुस्तकें आज से नहीं, सन 1918 से हिंदीतर क्षेत्र के विद्वानों ने तैयार की है और आज भी तैयार कर रहे हैं। यहाँ हैदराबाद में भी जो विभिन्न संस्थाएं हैं, चाहे वो सरकारी संस्थाएं हों और चाहे जिसे कहते हैं आप उच्च शिक्षा और शोध का क्षेत्र बहुत बड़ा है और उसमें भी 2 क्षेत्र तो ऐसे हैं जिनमें केवल हिंदीतर भाषी ही काम कर सकते हैं और वो क्षेत्र हैं, एक तो तुलनात्मक साहित्य का क्षेत्र और दूसरा व्यतिरेकी भाषा विज्ञान का क्षेत्र। तो तुलना और व्यतिरेक का जितना काम, चाहे वो मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में हो और चाहे मलयालम यानी केरल और तमिलनाडु में हो, बड़ा काम हुआ है। इस सारे काम को एक जगह लाने का दायित्व उन संस्थाओं के ऊपर है जो अपने आप को हिंदी को विश्व भाषा बनाने का गौरव देना चाहते हैं। मित्रों, बड़ी चर्चा पहले भी हुई और अब भी ये जरूरी और आगे भी होगी। अनुवाद सेतु का निर्माण। अनुवाद सेतु का निर्माण तो बहुभाषी व्यक्ति ही कर सकता है। मेरे जैसा क्या करेगा जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज, मुझे पता ही नहीं था जब मैं मद्रास में आया कि ये फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज क्या होती है। मेरे लिए तो ऐसा ही था जैसे कोई मद्रास में किसी से पूछे भाई मौसम कितने होते हैं, तो वो कहे मौसम 3 होते हैं। कौन कौन से? गर्मी, दूसरा और गर्मी, तीसरा और गर्मी। मेरे जैसे से कोई पूछे भाई फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है तुम्हारी? हिंदी। सेकंड लैंग्वेज क्या होती है? अरे हिंदी। थर्ड लैंग्वेज क्या होती है? हिंदी। हिंदी या हिंदी के आसपास की कोई भाषा है? लेकिन दक्षिण में आकर के हमने जाना कि अनुवाद कितनी महत्वपूर्ण वस्तु है, कितना कितना महत्वपूर्ण एक डिसिप्लिन है और व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने के लिए, संप्रेषण के लिए और अपने ज्ञान की पूरी परंपरा को सुरक्षित रखने और आगे भेजने के लिए तथा दुनिया भर के साहित्य को और आज की टेक्नोलॉजी तक को अपने यहाँ लाने के लिए हमें अनुवाद की आवश्यकता होती है। बड़ा सुंदर एक माइक्रोसॉफ्ट ने सॉफ्टवेयर मतलब एक ऐप जो है वो विकसित किया है। तो ना कंठस्थ तो अपनी जगह है ही। मान लीजिए कि हमारी श्रीमती जी को घर में काम करने वाली जो महिला है उससे वार्तालाप करना है, तो अब तक वो बेटी से पूछती थी कि इसे ये कहना है तो ये क्या कहूं। अब उसकी जरूरत नहीं, अब इससे काम चल जाता है, वो ऐप डाल दिया है। ये हिंदी बोलती है तो ये तेलुगु बोलता है और वो तेलुगु बोलती है तो ये मोबाइल हिंदी बोलता है। और ऐसा केवल हिंदी और तेलुगु के लिए नहीं, दुनिया की तमाम भाषाओं के लिए ट्रांसलेशन नाम का ऐप है। गूगल ट्रांसलेट ना, गूगल ट्रांसलेट अलग है, ये माइक्रोसॉफ्ट का ऐप है। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा कि अनुवाद सेतु का निर्माण करने में हिंदीतर विद्वानों का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे विदेशी विद्वान हो चाहे विदेशी विद्वान हो। मौलिक सृजन में बहुत सारे नाम हैं हमारे पास, यानी पिछली पीढ़ी से लेकर के और अगली आने वाली पीढ़ी तक अनेक लोग हैं जो अपनी मातृभाषा के साथ साथ अथवा अपनी मातृभाषा में न लिखते हुए भी हिंदी में लिख रहे हैं। उनका बड़ा योगदान
हिंदी को समृद्ध करने में है। फिर 7वीं दिशा जो है संस्कृति, इतिहास और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आदान प्रदान की है, इस पर विचार किया जा सकता है। एक बड़ा क्षेत्र जो है वो व्याकरण और कोश रचना का है। कौन करेगा? एक भाषी व्यक्ति नहीं कर सकता, ना कोश रचना का काम कर पाता है और न ही व्याकरण का। व्याकरण जो है ना, जब द्वितीय भाषा वाला हिंदी को देखता है तो व्याकरण के मुद्दे समझ में आते हैं। हिंदी भाषा वाले को तो पता ही नहीं कि नेकी की कोई प्रॉब्लम होती है। जब आप फील्ड में आते हैं तब पता चलता है कि ने कोई समस्या है। हमारे लिए तो ने कभी कोई समस्या ही नहीं थी। लेकिन भाई से विदेशी विद्वान हिंदी के व्याकरण पर और कोश पर काम कर रहे हैं, करते रहे हैं। और 9वां क्षेत्र जो है वह पत्रकारिता और मीडिया आदि का है। उसके बारे में विशेष मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, एकदम स्पष्ट है कि किस तरह से आप देखें कि देश के किसी भी कोने में खड़ा हुआ या खड़ी हुई एक एंकर जो है वह फील्ड में खड़ी होकर के बड़ी सुंदर हिंदी में आपके बुद्धू बक्से पर बोलती है। वो हिंदी भाषा नहीं होगी। दुनिया भर के पता नहीं देश के कौन कौन सी भाषा। बस समाप्त कर रहा हूं। 10वीं दिशा पर मैं आ गया हूं। 10वीं दिशा है साहित्य के इतिहास की दिशा। साहित्य इतिहास की दृष्टि से भी जो योगदान हिंदीतर भाषियों का है उसे देखा जाना चाहिए। मैं कुछ नामों को यहाँ लेना जरूरी समझता हूँ, दोहराना आपके सामने। जैसे शोध और कोश के क्षेत्र में फादर कामिल घुलके, मैं केवल विदेशी विद्वानों के नाम ले रहा हूँ। फादर कामिल घुलके, या अभी तक हम ग्रियर्सन के बाद दूसरा सर्वे नहीं करा पाए हैं भाषा का। भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण और आरंभिक पाठ्य पुस्तकों का निर्माण 19वीं शताब्दी के आरंभ में ग्रियर्सन ने, या व्याकरण के क्षेत्र में मैग्रेगर का काम, या अभी मानस के अनुवाद के क्षेत्र में वाराणिकों का काम, या अभी जो लोग हैं उनमें चीन में है चांग चिंग खुई, आंसू के मर्मज्ञ माने जाते हैं। आंसू मतलब ये वाला आंसू नहीं, इस आंसू पर जो प्रसाद जी का काम है। और आकियो हागा जापान के, तो बुद्ध के माध्यम से वो हिंदी से जुड़े और इस प्रकार से अपने यहाँ हिंदी का काम कर रहे हैं। इमरई बंगा की अभी हमने वाणी यहाँ सुनी ही। वे यहाँ शांति निकेतन में अध्ययन करके गए और घनानंद के स्नेह का मार्ग, स्नेह के मार्ग के वो एक तरह से है ना, घनानंद की पंक्ति है ना, अति सूधो स्नेह को मार्ग है यह एक सयान को बाकी नहीं। तुम कौन हो पाटी पढ़े हो लला, मन लेहू देहू छटाक नहीं। तो और एक और नाम है, जो तो नाम तो हजारों हैं, लेकिन उस नाम को मैं इसलिए यहाँ सबसे अंत में ले रहा हूँ कि ये जो भाषा में बोल रहा हूँ, जिसे हम मानक कहते हैं, जिसे हम खड़ी कहते हैं, इसका यह नामकरण जिस विद्वान ने किया, तो ये एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है लेकर के। फिर से मैं कहूंगा कि भारत और भारत के बाहर रहने वाले हिंदीतर विद्वानों ने मेरी मातृभाषा हिंदी के लिए बहुत काम किया है। मैं आप सबको उन तमाम पुराने, नए और आने वाले विद्वानों का प्रतीक मानते हुए हिंदी भाषियों की ओर से तमाम हिंदीतर भाषियों के चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरी भाषा को आपने बहुत कुछ दिया। नमस्कार।